हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और उसमें हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के अध्याय 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल कर रहे हैं। इस अध्याय की जो पहली 4 प्रश्नावली यानी 3.1 से लेकर के 3.4 तक हम लोग पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग एक नई विधि यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की एक नई विधि का अध्ययन करेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, ग्राफी विधि, फिर इसके बाद आपने प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, इन विधियों का अध्ययन किया है। अब हम लोग एक नई विधि का अध्ययन करेंगे जो आपकी है वज्र गुणन विधि का अध्ययन हम लोग करने वाले हैं। जो ग्राफी विधि के बाद आपकी प्रतिस्थापन और विलोपन विधियों को जो आपने हल करना सीखा था, तो अब हम लोग कौन सी विधि का अध्ययन करेंगे, वज्र गुणन विधि का अध्ययन करेंगे। तो जो हमारे दो रैखिक समीकरण युग्म दिए गए होंगे उनको वज्र गुणन विधि से कैसे हल करना होता है, ये हम लोग आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आए, मेहनत आपको पसंद आए, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के इस वीडियो में भाई कौन सा वज्र गुणन विधि क्या है इसको पहले सीखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सवाल हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वज्र गुणन विधि का चर्चा कर ले। यहाँ पे वज्र गुणन विधि होती क्या है, तो देखिए हम लोग जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म अभी तक हैं उनका मानक रूप पहले लिख लें। तो जैसे मान लो आपका जो पहला समीकरण है वो क्या है भाई, a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0। ये हमारा क्या है भाई, पहला समीकरण है। और जो दूसरा समीकरण आपका a2x और प्लस का b2y और प्लस c2 बराबर 0, ये हमारा क्या है भाई, दूसरा समीकरण है। इन दो समीकरणों को अगर आपको ग्राफ विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि के बाद वज्र गुणन विधि से हल करना है तो हम लोग कैसे हल करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इनकी कंडीशंस को, यानी कि जो हमारे दो रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं उनके हल होंगे कि नहीं होंगे, और अगर होंगे तो कैसे होंगे, पहले उनकी चर्चा कर ली जाए। अगर हमारे पास कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिए गए होंगे तो उनके हल की 3 कंडीशन बनती हैं। तो उसमें आपकी जो पहली कंडीशन क्या कह रहा है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो आपके अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। यानी कि इनके दो हल होंगे, यानी कि x का एक मान आएगा और एक y का मान आएंगे, वो अलग अलग आएंगे। अब इसके बाद जो दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो आपके अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। यानी कि जो हमारे पास समीकरण होंगे उनके हल कितने होंगे इसकी गिनती आप नहीं कर पाएंगे, उसके अनेक हल होंगे। और जो हमारी तीसरी कंडीशन क्या बनती है, यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है तो आपका कोई हल नहीं है। अब आप इन हल की कंडीशनों को आप ध्यान रखेंगे। यानी कि पहली कंडीशन में क्या है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो जो हमारे पास x और y हमारे पास चर हैं, इनके गुणांकों का अगर आप अनुपात करें और वो बराबर नहीं आता है तब जाकर के आपके अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। अब इनके x के गुणांकों का अनुपात, y के गुणांकों का अनुपात और फिर जो आपके अचर पद हैं यानी कि कांस्टेंट है जो, उसका आप अगर अनुपात निकालें और तीनों बराबर आ जाएं तो आपके अनेक हल होंगे। अब यहाँ पे x और y के गुणांकों का अनुपात तो बराबर है, लेकिन जो आपका कांस्टेंट टर्म है उनका अनुपात
बराबर नहीं है तो आपका कोई हल प्राप्त नहीं होगा। ये हमारे किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल की कंडीशन थी। अब हमारे पास अगर जो दो समीकरण दिए गए हैं, इन दोनों समीकरणों को वज्र गुणन विधि से अगर आपको हल करना है तो कैसे हल करेंगे, ये बात आपको ध्यान पे। तो उसके लिए देखिए, आप हल करने का एक तरीका आपको क्या करना पड़ेगा, व्यवस्थित करना पड़ेगा। और उसको व्यवस्थित कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है भाई, x और y के मान ज्ञात करने हैं। हमें क्या करना है, x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो x और y के मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए, x लिखिए, फिर y लिखिए, और फिर जो आपका चर है यानी कि c1 और c2 उसके लिए आप 1 रखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब आपने x लिया तो x के गुणांक को आप भूल जाइए, x के जो गुणांक हैं उनको आप भूल जाइए। क्या बचा, b1 b2 c1 c2, वही आप लिख दीजिए। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे b1 b2 और c1 और इसके बाद c2। अब इसके बाद देखिए, जब हम y है तो y आप भूल जाइए, y भूल जाइए, यानी y के गुणांक को c1 c2 आपका लिखा है। अब क्या बचा, a1 और a2, तो यहाँ पे a1 और a2 लिख दीजिए भाई। अब इसके बाद क्या करिए, जब आप 1 लेंगे यानी कि कांस्टेंट टर्म, तो आप क्या करेंगे, जो ये कांस्टेंट है इसको आप भूल जाइए। क्या बचा, a1 a2 b1 b2, a1 a2 लिखा है, यहाँ पे b1 और b2 लिख दीजिए। फिर क्या है, देखिए वज्र गुणन विधि क्यों कहा गया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना यानी कि वज्र गुणन करना है, इसीलिए तो इसका नाम दिया गया है वज्र गुणन विधि। इसका इसके साथ और इसका इसके साथ गुणा करना पड़ेगा, और इस वाले का इसके साथ और इसका इसके साथ, फिर इसको इसके साथ में गुणा करेंगे और फिर ऐसे गुणा करना है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या आ जाएगा, x लिखिए और उसके बटे में तिरछा गुणा करिए, क्या हो जाएगा, b1 c2, वज्र गुणन कर रहे हैं, b1 c2, b1 को c2 से गुणा करना है, और फिर माइनस का चिन्ह b2 c1 लगा दीजिए, b2 c1, और फिर बराबर करिए। इसके बाद y लीजिए, y के बटे कर दीजिए, फिर बराबर करिए, जो कांस्टेंट टर्म आपने 1 लिया है उसके बटे करिए। जब आप y लेंगे तो यहाँ पे c1 a2 पे तिरछा गुणा करेंगे ना, तो देखिए c1 a2 और इसके बाद माइनस c2 a1, भाई c2 a1, और बराबर जो 1 है, तब 1 के लिए क्या हो जाएगा, a1 b2, तो यहाँ पे a1 b2 लिख दीजिए, a1 b2 और माइनस a2 b1। भाई तिरछा गुणा कर रहे हो तो आप तिरछा गुणा करिए। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए आपके पास 3 पद हो गए, x बटे समथिंग, y बटे समथिंग बराबर 1 बटे समथिंग। अब यहाँ पे क्या करना है, एक बार x को इस तीसरे पद के बराबर कर दीजिए, आप तिरछा गुणा फिर कर देंगे, आपका x का मान आएगा, फिर y का इस वाले कांस्टेंट टर्म के साथ बराबर करेंगे और आपका क्या हो जाएगा, मान आ जाएगा x और y का। केवल और केवल हमें क्या करना है भाई, व्यवस्थित करना है। अब यहाँ पे देखिए आप आ जाइए, जो अभी हमने बताया था, कौन सा, जो कोई हल नहीं है, क्यों, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, इनका तिरछा गुणा करिए भाई, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों बराबर है ना, तो ये बराबर करेंगे तो माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि 1 बटे 0। जब आप x बटे समथिंग बराबर 1 बटे 0 करेंगे, 0 का इस x के साथ गुणा होगा तो x ही गायब हो जाएगा, तो कहाँ से आप हल ज्ञात कर पाओगे। यानी कि हमें याद रखना है, इस जो आपके सामने ग्राफ टाइप का या कहें x y 1 कैसे लिखना है, वो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया भाई। x लेना है तो x के गुणांक को भूल जाइए, y लेना है तो y के गुणांक को भूल जाइए। जब आप कांस्टेंट टर्म लेंगे तो कांस्टेंट को भूल जाइए,
जो आपका A1 B2 है वो लिख दीजिए A1/A2 B1/B2। इस बात का हमें ध्यान रखना है और सॉल्व कर देना है, आपके x और y के मान ज्ञात हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग सीधे आ जाते हैं प्रश्नावली पे। अच्छा, इसको वज्र गुणन विधि क्यों कहा गया? क्योंकि हम वज्र यानी कि तिरछा गुणा कर रहे हैं भाई। और इनको हल करने के लिए भैया कोई भी आपके पास दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिए गए होंगे तो उनको आप हल कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दिए गए समीकरणों को आप इस मानक रूप में व्यवस्थित करेंगे, यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इस रूप में व्यवस्थित करेंगे और फिर उसके बाद उनको ऐसे हल कर लेंगे और आपका x और y के मान आएगा। तो चलिए अब हम लोग सीधे बिना किसी देर के प्रश्नावली पे आते हैं। अब हम लोग प्रश्नावली 3.5 पर आ चुके हैं भाई, और इस प्रश्नावली 3.5 का पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ज्ञात करना है कि इनके अद्वितीय हल हैं या कोई हल नहीं है या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अगर आपके अद्वितीय हल आ जाते हैं तो उन्हें आपको वज्र गुणन विधि से हल करना है। और देखिए, हल करने के जो 3 कंडीशन बताई थी, पहली आपकी, अगर हमें क्या करना है, जो हमारे समीकरण दिए गए उनको a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप में लिख करके इनसे तुलना कर देना है। a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान ज्ञात कर लेना है। अगर आपका a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो आपके अद्वितीय हल प्राप्त होंगे, यानी कि आपके पास जो हल प्राप्त होंगे उनको आपको वज्र गुणन विधि से हल करना है। और दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, यदि आपके a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है तो आपके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और तीसरी कंडीशन क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है तो आपका कोई हल नहीं होगा। इन 3 कंडीशनों को आपको माइंड में रखते हुए ही प्रश्नों को हल करना है। चलिए अब देखिए, पहला प्रश्न आप नोट करते हैं और फिर हल करते हैं। पहले प्रश्न का पहला भाग आपका क्या कह रहा है, x माइनस का 3y माइनस 3 बराबर 0, और दूसरा जो समीकरण है 3x माइनस का 9y माइनस का 2 बराबर 0, इन्हें हमें क्या करना है, हल करना है। पहले चेक करना है कि इनके अद्वितीय हल हैं या नहीं, अद्वितीय हल हैं, कोई हल नहीं, या परिमित रूप से अनेक हल हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इनके जो समीकरण थे उनको लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इसको भाई a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से तुलना कर देनी है इन दोनों समीकरणों से। a1 b1 c1 a2 b2 c2 इन सभी का मान ज्ञात करना है भाई। तो यहाँ पे देखिए, आप पहले समीकरण को हम तुलना कर रहे हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। a1 यानी x का गुणांक क्या है भाई, 1 है, तो a1 बराबर 1। जब कोई गुणांक नहीं होता है तो 1 मानते हैं हम लोग भाई। यहाँ पे x को 1 से गुणा करेंगे तो x ही तो आएगा। इसके बाद आपका b1 बराबर क्या है, y का गुणांक जो कि माइनस का 3 है, और इसके बाद आपका c1 बराबर भी माइनस का 3 है। और इसके बाद अब हम लोग a2 का मान ज्ञात करें, a2 बराबर 3 और b2 बराबर क्या है, माइनस का 9 और c2 बराबर माइनस का 2 है। अब हम लोग a1/a2 b1/b2 c1/c2 इन सभी के मान ज्ञात करते हैं भाई। तो यहाँ पे a1/a2 बराबर 1/3, a1 का मान 1 और a2 का मान 3। इसके बाद आप b1/b2 निकालिए तो माइनस का 3 बटे माइनस का 9, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिरका 9, 3 से काट भी दिया। इसके बाद आप c1/c2 बराबर निकालिए माइनस का 3 बटे माइनस का 2। c1 आपका माइनस का 3 है, समीकरण से तुलना करेंगे तो c1 की जगह माइनस का 3 है। अब यहाँ पे देखिए, आप इनको
माइनस माइनस काट दीजिए तो 3/2 आ गया। अब यहाँ से आपकी क्या कंडीशन बन रही है, देखिए जो कंडीशन बन रही है उसको लिख दीजिए। तो क्या है, देखिए आपका A1/A2 बराबर है B1/B2। A1/A2 का मान 1/3, B1/B2 का मान 1/3, लेकिन C1/C2 का मान 3/2। तो ये बराबर नहीं है 3/2। क्या बराबर है? बिल्कुल बराबर नहीं। अब यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होता था भाई, वो आप लिख दीजिए, यानी कि जो हमारे पास समीकरण दिए गए हैं उनका कोई हल नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है भाई। तो पहला भाग आपका कोई हल है ही नहीं, तो कोई हल नहीं है भाई। जब आपका कोई हल है ही नहीं, तो जब हल नहीं है तो हम भैया क्यों उसको हल करेंगे। तो इस तरीके से जो पहला प्रश्न का पहला भाग आपका हल हो जाता है। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आ जाते हैं दूसरे भाग पर। दूसरा भाग हम लोगों का क्या कह रहा है भाई, 2x धन का y बराबर 5 और 3x धन का 2y बराबर 8, इन दोनों समीकरणों को पहले हमें चेक करना है कि उनके अद्वितीय हल हैं या नहीं। अगर अद्वितीय हल हैं तो हमें उनको ज्ञात करना है। और कौन सी विधि, वज्र गुणन विधि का प्रयोग करते हुए हमें उनको हल करना है। तो सबसे पहले प्रश्नों को नोट करते हैं और फिर हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न हम लोग नोट कर लेते हैं भाई। प्रश्न हम लोगों के नोट हो गए। 2x धन y बराबर 5 है, ये हमारा पहला समीकरण। 3x धन 2y बराबर 8, इसको हम लोग दूसरा समीकरण दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या हमारा ये a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 के रूप में नहीं लिखे, थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा पहले और दूसरे दोनों समीकरणों से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए आपका 2x यहाँ पे लिखेंगे, 2x धन का y, और इसके बाद जो ये 5 आपका है वो लेफ्ट में आएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 5 बराबर 0। जो दूसरा समीकरण क्या बन जाएगा, 3x धन 2y और माइनस का 8 और बराबर 0। ये दो समीकरण हो गए। अब इन दोनों समीकरणों को हमें क्या करना है भाई, a1x धन b1y और धन c1 बराबर 0 और a2x धन का b2y और धन c2 बराबर 0 से तुलना करना है, जैसा कि अभी हम लोगों ने पहले भाग में हल किया था। a1 b1 c1 a2 b2 और c2 के मान ज्ञात किए थे। तो यहाँ पे अब हम लोग मान ज्ञात कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पे देखेंगे आप a1, इन वाले समीकरणों से हम लोग तुलना करेंगे, a1x धन b1y। इन दो वाले, इनसे आप पहले वाले से आप तुलना नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका जो a1 है वो क्या है भाई, a1 बराबर हम लोगों का क्या है, a1 हम लोगों का 2 है भाई, x का गुणांक, b1 y का गुणांक, y का यहाँ पे 1 है, और इसके बाद c1 आपका जो अचर पद यानी कांस्टेंट है वो क्या है, माइनस का 5। अब आप इस वाले समीकरण को इस दूसरे वाले समीकरण से तुलना करेंगे तो आपका जो a2 है वो x का गुणांक है और वो क्या है भाई, 3 है, और जो b2 है वो आपका 2 है, और जो c2 है वो माइनस का 8 है। अब हमें a1/a2, b1/b2 और c1/c2 इनके मान ज्ञात करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा भाई कि इनके हल कैसे हैं। a1/a2 बराबर क्या आ जाएगा, 2/3, और कामा b1/b2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, और यहाँ से c1/c2 बराबर क्या हो जाएगा, -5/8, यानी कि माइनस का 8। तो यहाँ से आपका 5/8, दोनों माइनस के हैं तो प्लस आ जाएगा। अब यहाँ से इन दोनों को अगर आप यहाँ पे देखेंगे, क्या a1/a2 b1/b2 के बराबर है, नहीं है, तो a1/a2 और
B1/B2 और C1/C2 ये आपके बराबर नहीं है। जो आपके x और y के गुणांकों का अनुपात बराबर नहीं है भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, तो लिख देंगे अतः अद्वितीय हल है भाई। कैसे हैं, अद्वितीय हल हैं, तो अद्वितीय हल हैं। और जब आपके अद्वितीय हल हैं तो हमें क्या करना है, उनको वज्र गुणन विधि से हल करना है। वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए हमको क्या है, समीकरणों को नोट कर लिया। अब उनको हमें क्या व्यवस्थित करना बताया था, x y और एक लिखिए a1, यहाँ पे x का गुणांक आप भूल जाइए, y के गुणांक लिखिए कांस्टेंट। x जब आप लेते हैं तो x के गुणांक को भूल जाइए, 1 और 2 फिर -5 -8 गुणांक है, आप चिन्हों के साथ जरूर लिखेंगे, विशेष ध्यान रखेंगे चिन्हों का। y लेंगे तो y को आप y के गुणांक भूल जाइए, 2 3 2 3 -5 -8, तो यहाँ पे -5 और -8 लिखा है। अब इसके बाद 2 और 3 लिख दिया, फिर इसके बाद 1 लिया तो आप इसको कांस्टेंट वाले को भूल जाइए, 2 3 1 और 2, 2 3 पहले से लिखा, फिर 1 और 2 लिख दिया। फिर इसका आप वज्र गुणन करिए, यही तो इस वज्र गुणन विधि है भाई। इसको इससे गुणा करेंगे, फिर इसको इससे, और फिर घटाते हुए लिखते हैं भाई। तो यहाँ पे x बटे क्या आ जाएगा, 1 और 8 का गुणा करेंगे -8 के साथ तो -8 आएगा, फिर 5 दूनी 10 -10 आता है, और माइनस के चिन्ह के साथ लिखते हैं तो -10 और बराबर आपका y, और अब आप -5 और 3 गुणा करेंगे तो -15 माइनस, और फिर इस 8 दूनी 16, वो भी -16 बराबर 1/2 दूनी 4 और -3 एकम 3। अब आप क्या करिए, इनको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, बस अब आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए x बटे -8, तो यहाँ पे -8 और यहाँ पे धन का 10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, y बटे -15 और धन का 16 बराबर 1/1। यहाँ पे x बटे 2 बराबर y बटे 1 बराबर 1/1। अब आप क्या करिए, इनको हल कर दीजिए, x बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, 1/1 के होगा, 1/1। तो यहाँ पे 1/1 जो आपका लिखा है ना, इस कांस्टेंट टर्म इसके बराबर करना है। एक बार x को इसके बराबर कर दीजिए, y को फिर इसके बराबर कर दीजिए, बस 1/1 तिरछा गुणा कर दीजिए, यहाँ से x बराबर 2 आ गया। इसके बाद y बटे 1 बराबर 1/1, तो यहाँ से y बराबर 1 आ गया। यानी कि जो हमारे पास हल आया वो क्या आया, 2, x का मान 2, y का मान 1, 2,1। जो हमारे पास समीकरण दिए गए थे उनके हल, यानी कि जो दूसरा भाग था उनके हल आए हैं, और वो आपके क्या है भाई, एक x का मान 2 है, यानी कि x का मान 2 और y का मान 1, x का मान 2 y का मान 1 है इस दूसरे समीकरण के लिए। अब हम लोग आ जाते हैं तीसरे समीकरण पे, और तीसरा समीकरण आपका क्या कह रहा है, 3x - 5y बराबर 20 और 6x - 10y बराबर 40। अब हमें क्या करना है, इन समीकरणों को नोट करना है। पहले हमें चेक करना है कि क्या इनके अद्वितीय हल हैं या कोई हल नहीं है, या परिमित रूप से अनेक हल है। अगर अद्वितीय हल आते हैं तो हमें उनको वज्र गुणन विधि से ज्ञात करना है भाई। पहले का जो तीसरा प्रश्न है भाई, वो हमने यहाँ पर नोट कर लिया है, 3x - 5y और इसके बाद बराबर 20, 6x - 10y बराबर 40। हमें क्या करना है, इसको चेक करना पहले। तो हमें a1x धन b1y धन c1 बराबर 0, a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 से तुलना करना है। क्या हमारे दिए गए समीकरण इस रूप में लिखें, नहीं लिखे तो पहले हम उनको लिख लें भाई। तो क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो समीकरण है वो कुछ इस प्रकार हो जाएगा, 3x माइनस का 5y और 20 को आप लेफ्ट में ले जाएंगे तो -20 बराबर 0 हो जाएगा, और इसको आप पहला समीकरण दीजिए। और जो दूसरा वाला है वो क्या हो जाएगा, 6x
माइनस का 10y और माइनस का 40 और बराबर 0, और इसको हम लोग दूसरा समीकरण दे देंगे। अब इन दोनों समीकरणों को, पहले वाले को a1x धन b1y धन c2 बराबर 0 और दूसरे वाले को आप इस a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 से तुलना करिए। तो यहाँ पे a1 आप आएगा, a1 क्या है, x का गुणांक और वो आपका 3 है, और इसके बाद आपका जो b1 है वो y का गुणांक है, y का गुणांक देखेंगे माइनस का 5 है पहले समीकरण में, और इसके बाद जो c1 है कांस्टेंट टर्म है वो आपका माइनस का 20 है। चिन्हों का हमें भाई विशेष ध्यान रखना पड़ता है, जब आप चिन्हों को ध्यान रखेंगे तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद आपका जो a2 है, फिर से आप x का गुणांक क्या है दूसरे समीकरण में 6, b2 बराबर क्या है आपका माइनस का 10 और जो c2 बराबर है माइनस का 40। अब हमें क्या करना है, इनके अद्वितीय हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, या कोई हल नहीं है, तो उसके लिए हमें a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 के मान ज्ञात करने होते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग a1 बटे a2 का मान ज्ञात करें भाई। a1 का मान 3 और a2 का मान 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी a1 बटे a2 बराबर 1 बटे 2 आ गया। इसके बाद आप b1 बटे b2 निकालिए। b1 देखिए आप माइनस का 5 है और b2 माइनस का 10, माइनस माइनस कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, b1 बटे b2 भी आपका क्या आ गया 1 बटे 2। और इसके बाद c1 बटे c2 निकालिए। c1 का मान देखिए आपका माइनस का 20, c2 आपका माइनस का 40 है, तो माइनस का 20 और बटे माइनस का 40, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 एकम 20, 20 दूना 40। यहाँ से हम पाएंगे कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर है c1 बटे c2, और वो कितना आया है 1 बटे 2। जब आपका a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 यानी कि तीनों मान बराबर हो जाते हैं, तो क्या होता है भाई अपरिमित रूप से अनेक हल है। सेम चीज हम लोगों ने लिख दिया कि अतः अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि तीनों अनुपात आपके बराबर हो गए। जो तीसरा प्रश्न था वो भी हम लोगों का हल हो गया। एक्सप्लेनेशन भाई कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आ जाते हैं हम लोग जो पहला प्रश्न है, उस पहले प्रश्न का जो चौथा यानी आखिरी भाग, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। भाई क्या लिखा है, x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। दूसरा समीकरण क्या है, 3x माइनस का 3y माइनस का 15 बराबर 0। सवाल आप नोट करिए, सीधे आप a1x धन b1y धन c1 बराबर 0, a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 से कंपेयर कर देंगे, तुलना कर देंगे, क्योंकि दोनों हमारे समीकरण a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 के रूप में लिखे हैं। तो अब हम लोग पहले प्रश्न के चौथे भाग पर आ चुके हैं और उन दोनों समीकरणों को हम लोगों ने नोट कर लिया है। अब उनको हम लोग क्या करेंगे, a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 और a2x धन b2y धन c2 बराबर 0, इन दो समीकरणों से आपको तुलना करके a1, b1 और c1 का मान ज्ञात कर लेना है। तो a1 बराबर क्या है 1, जो कि x का गुणांक है, जब कुछ नहीं तो आप a कर लेंगे। b1 बराबर क्या है भाई आपका माइनस का 3, और जो c1 है वो क्या है आपका माइनस का 7 है। इसके बाद आप a2 का मान ज्ञात करिए भाई, 3 और b2 बराबर माइनस का 3, और जो c2 है वो आपका माइनस का 15। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, a1 बटे a2 का मान ज्ञात करना है 1 बटे 3, a1 का मान 1, a2 का मान 3। इसके बाद आप b1 बटे b2 निकालिए। b1 कितना है माइनस का 3, b2 कितना है माइनस का 3, कट गया 1 आ गया। अब आप c1 बटे c2 का मान ज्ञात कीजिए। c1 कितना है माइनस 7, c2 कितना है माइनस का 15, यानी कि 7 बटे 15। a1 बटे a2 और b1 बटे b2 ये बराबर नहीं है, है ना, यही तो कंडीशन हमारे पास आई। यहाँ से क्या हुआ
कि A1 बटे A2, A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, अतः अद्वितीय हल होंगे, अतः अद्वितीय हल हैं। जब आपके अद्वितीय हल है तो उन्हें हमें क्या करना है, वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हम लोग समीकरणों को नोट करते हैं, फिर हल करते हैं। समीकरणों को हम लोगों ने नोट किया, अब वज्र गुणन विधि से हल करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, x y और 1 लिखना होता है। फिर इस x का जब आप लिखना है तो x के आप गुणांक बंद कर दीजिए, -3 y के गुणांक -3 और फिर -3। इसके बाद आपका क्या है भाई, -7 और -15 जो बच जाता है वो लिख दीजिए, -7 और फिर -15। अब y लेंगे तो आप जो बचा वो लिखिए, -7 -15 तो लिखा ही है। इसके बाद x के गुणांक लिखिए, x का गुणांक 1 और 3। अब आप जब अगला 1 लेंगे तो आप क्या कीजिए, -7 और -15 बंद कर लीजिए, क्या बचा 1 3 -3 -3, 1 3 पहले से लिखा है, -3 और फिर -3। अब हमें क्या करना है, इनको तिरछा गुणा करते हुए लिखना है भाई। तो तिरछा गुणा कैसे, इसको इससे गुणा करते हैं, इसको इससे, फिर इस वाले को इससे और इसको इससे, ऐसे आप गुणा करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे आप गुणा करके क्या लिखेंगे, x बटे, है ना, कलर चेंज कर देता हूँ भाई, कलर चेंज कर लेता हूँ। x बटे आपका क्या हो जाएगा भाई, -3 और -15 का गुणा करिए भाई, वो लिखिए। तो -3 -15 45, वो भी धनात्मक, फिर माइनस ब्रैकेट में क्या आया, -3 और -7, इनका गुणा करिए तो 7 त्रिका 21, वो भी धन का, बराबर y बटे क्या लिखेंगे, -7 और 3 का गुणा करेंगे तो -21, और फिर माइनस इस -15 और 1 का गुणा करेंगे तो -15 आएगा, बराबर 1 बटे, इनका गुणा करिए भाई, 1 और -3 गुणा करेंगे तो -3, फिर माइनस और 3 गुणा करिए -9, तो -9 लिख दीजिए। अब इसके बाद हमें केवल सॉल्व कर देना है। हल करेंगे तो x बटे क्या आएगा, 45 से 21 घट जाएगा तो कितना बचेगा भाई आपका 24, और बराबर y बटे, देखिए ये -21 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 15, तो 21 से 15 घटेगा, ज्यादा आपका माइनस का चिन्ह का आएगा, 15 6 21 होता है, बराबर यहाँ पे 1 बटे -3 और ये माइनस माइनस प्लस, तो यानी 9 से 3 घट जाएगा तो क्या बचेगा 6। अब आप एक बार क्या करिए, x बटे 24 बराबर 1 बटे 6 करिए, तिरछा गुणा करके हल कर दीजिए और आपका x का मान आ जाएगा। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 6x बराबर 24, तो यहाँ से x बराबर 24 बटे 6, यानी कि x बराबर 4 आ गया, x का मान आपका 4 आ गया। फिर y बटे -6 बराबर 1 बटे 6 करना पड़ेगा, तो 6y बराबर, तिरछा गुणा करेंगे भाई, 6y बराबर -6, तो यहाँ से y बराबर -6 बटे 6, तो जो y का मान आएगा 1 आ जाएगा। और इस तरीके से जो हम लोगों के प्रश्नावली 3.5 का पहला प्रश्न था, उस पहले प्रश्न के सभी भागों को हम लोगों ने हल कर दिया है। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ, यानी कि प्रश्नावली 3.5 जो हम हल कर रहे हैं उसके बचे हुए प्रश्नों को भाई अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।